नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सीटों पर घमासान। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के तेवरों ने उपचुनाव से पहले खलबली मचा दी है। निषाद ने एक तरफ तो उपचुनाव वाली 10 विधानसभा सीटों पर अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में बेटे प्रवीण निषाद की हार का ठीकरा बीजेपी के सिंबल पर फोड़ते हुए कहा कि प्रवीण चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने बिना भाजपा से चर्चा किए कटहरी और मंझवा सीटों पर अपने ही सिंबल पर उपचुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। निषाद ने बयान दिया कि लोकसभा चुनाव में 578 जातियों ने बीजेपी के सिंबल को वोट नहीं किया था। निषादों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए बीजेपी को भी सोचना चाहिए कहीं खामियाजा ना भुगतना पड़े। निषाद के 10 सीटों पर प्रभारी नियुक्त करने, उपचुनाव में 2 सीटों से लड़ने की घोषणा करने जैसे कदमों को और हार के लिए भाजपा के सिंबल को जिम्मेदार ठहराने जैसे बयानों को भाजपा पर राजनीतिक दबाव बनाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि निषाद पार्टी और भाजपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान की चर्चाएं चल रही हैं। उधर कांग्रेस ने भी उपचुनाव वाली सभी विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। सपा पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में इसे भी देखा जा रहा है, पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस में ज्यादा कश्मकश की गुंजाइश दिखती नहीं है, क्योंकि दोनों की निगाहें 2027 के विधानसभा चुनाव पर हैं। ऐसे में उपचुनाव से पहले एनडीए गठबंधन की अंदरूनी हलचल चुनावी परिणामों पर क्या असर डालेगी और निषाद के तेवर के क्या मायने हैं, आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। जनता पार्टी का उपचुनाव में हार तय हो चुकी है। 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी व गठबंधन जीतने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी अकबक बोलने लगे हैं, अपने अनेक सभाओं में केवल ध्रुवीकरण की बात करते हैं। कभी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। कभी यादव मुसलमान की बात करते हैं, कभी जाति की बात करते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, कभी विकास की बात आप मुख्यमंत्री जी के मुंह से नहीं सुन सकते हैं। आज जो हमारा नौजवान साथी जो 69,000 शिक्षक के भर्ती में घोटाला इन्होंने आरक्षण का किया है, आप देख सकते हैं लगातार वो लोग अनवरत धरने पे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और जो बीजेपी के घटक दल हैं वो भी इनसे कन्नी काट रहे हैं। इनके घटक दल लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। सिर्फ उठौल अब सड़क पर है, वो चाहे निषाद पार्टी का मसला हो, चाहे उनके अपने इंटरनल पॉलिटिक्स का मसला हो, सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है और तमाम कलेश हैं उनके यहाँ पर। और ये इस बात अब इस प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ में 10 सीटों पर लड़ेगी। एनडीए चुनाव लड़ेगा, किस दल को क्या मिलेगा ये एनडीए की बैठक में तय होगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है और मुझे लगता है कि एनडीए मजबूत है और एक प्रदेश के अंदर एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से प्रशासन चला रहे हैं, सुशासन चला रहे हैं, कानून का राज चल रहा है, रोजगार और तमाम उद्योगों को जो है स्थान मिल पा रहा है, उसकी वजह से जनता भी जो है एनडीए के साथ में है। मुझे लगता है एनडीए की तो उपचुनाव लिटमस टेस्ट तो है ही, और चूंकि एक नहीं 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश है कि इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके लोकसभा चुनाव में जो खामियाजा भुगता या जो परफॉर्मेंस रहा जिसकी वजह से कार्यकर्ता में भी कहीं ना कहीं उदासीनता रही, तो उन चीज़ों से उभरने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अच्छा प्रदर्शन उनका रहे। लेकिन निषाद जी ने जो कह दिया है उससे हलचल तो पैदा हो गई एनडीए गठबंधन में, क्योंकि वो सीधे तौर पर सिंबल पर प्रवीण लड़े इसलिए हार गए ये भी कह रहे हैं, और उसके अलावा 2 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशियों की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी एनडीए की कोई बैठक नहीं हुई है, उससे पहले ही निषाद के ये ऐलान कहीं ना कहीं ये बताते हैं कुछ तो खटपट है। और ऐसा ही कुछ अगर हम देखें तो अखिलेश जी भी चाहते हैं कि वो उनकी पार्टी भी चुनाव जीते, और वहीं अखिलेश जी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। उधर दूसरे राज्यों में कांग्रेस और सपा के बीच नहीं बन रही है, और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने भी प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आज उन्हीं से समझने की कोशिश होगी कि उपचुनाव आया लेकिन गठबंधन के अंदर क्या चल रहा है ये बाहर लेकर आया।
हरिंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिंद्र विक्रम सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत सर। राजेंद्र सागर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत। अशोक कुमार तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करते हैं अशोक जी। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत और समझने की कोशिश कि उपचुनाव से पहले निषाद का ये दम भरना क्या ये दिखाता है, और सुप्रिया पटेल से जुड़ी हुई खबरें भी सामने आ रही हैं, कांग्रेस से भी जुड़ी हुई आ रही हैं, अखिलेश यादव भी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। उपचुनाव में बहुत से चेहरे साफ होंगे, पर्दे भी उठेंगे, लेकिन दोनों ही दलों के लिए परेशानी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि अगर अपने अपने दम पर ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो फिर वोट तो बटेगा ही। बिल्कुल पारुल जी, देखिए जी बिल्कुल पारुल जी, देखिए चुनाव जो उपचुनाव होना है 10 सीटों पे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपचुनाव होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं करने के साथ ही एक प्रदेश के में एक मैसेज देना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हो गया है। लेकिन जो काम आज निषाद जी कर रहे हैं, ये काम आप राजभर जी करते थे, तो ये निषाद जी इस तरह से काम करने लगे तो ये एक जाहिर सी बात है कि वो इसके पीछे एक दबाव है कि पार्टी का कि अभी से अगर हम इस तरह प्रभारी बना देंगे, फिर 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर देंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता दबाव में आएगी और शायद 2 सीटें 1 सीटें उनको सहयोग में दे दे और वहां चुनाव वो लड़े। तो ये दबाव की राजनीति हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि अभी यूपी के उपचुनाव में इतना दबाव में आएगी और ऐसी स्थिति बन रही है, क्योंकि जिस तरह से देखिए राजभर भी यही राजनीति करते थे, इसी तरह से करते थे। जितना लंबा समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में फिर से मंत्री बनने के लिए बाहर इंतजार किया, तो उसके बाद से देखिए कुछ तो राहत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। वो वही काम अब ये निषाद जी करने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी देख रही है और कहीं ना कहीं इससे वार्ता करेगी। दबाव को लेकर के ही कुल मिलाकर के राजनीति हो रही है कि सीटों में कितना तालमेल हमको मिलेगा, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव में जो निषाद पार्टी के जो हार मिली है, उनके अपना बेटा हारा, तो कहीं ना कहीं उससे भी बड़ा आहत है वो। उनको लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने वहां सहयोग नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही, वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं की वजह से ही हमारा चुनाव खराब हुआ। तो उसकी भरपाई और दबाव बनाने के लिए कि कैसे सीटें ज्यादा मिले, ये एक उसी के रणनीति का एक हिस्सा है और ये उन्होंने शुरुआत की है। जब अभी शुरुआत की है तो शायद हमको लगता है जब तक फाइनल सीटें होंगी तब तक कुछ उनको अच्छा रिजल्ट मिले। आपको लगता है बीजेपी पर निषाद जिस तरीके से दबाव बना रहे हैं, बीजेपी इस मामले में दबेगी और निषाद के बारे में सोचेगी, निषाद पार्टी के बारे में सोचेगी और उन्हें कोई सीटें दी जाएंगी लड़ने के लिए? और क्या जो निषाद स्वप्न देखकर चल रहे हैं कि इस दबाव से उन्हें कुछ हासिल हो जाएगा? दोनों ही चीजें आप दोनों ही एंगल से समझाइए आलोक जी। नहीं देखिए, राजनीति में दबाव की राजनीति तो होती है। सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं। सहयोगी जरूर हैं, लेकिन सहयोगी के साथ में उनको अपनी पार्टी का भी आधार मजबूत करना है, अपनी पार्टी भी मजबूत करनी है, कार्यकर्ताओं को भी साथ रखना है, नेताओं को भी बनाना है। अगर हम पार्टी मजबूत नहीं करेंगे, कोई भी पार्टी हो, चाहे राजभर जी की पार्टी हो, चाहे निषाद जी की पार्टी हो, तो भाजपा तो उनको धीमे धीमे खत्म कर देगी। मेरा सवाल इसलिए था आलोक जी कि निषाद जानते हैं कि उन्हें जो हासिल यहाँ पर है वो दूसरे दल में फिलहाल तो होने से रहा और 2027 तक समय अभी थोड़ा दूर है, तो निषाद ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं उन पर भारी ना पड़ जाए। बिल्कुल, देखिए वही मैंने कहा ना, जिस तरह से अभी आप देखिए ना, जिस तरह से राजभर जी इस तरह से राजनीति कर रहे थे, उसके बाद जब उनकी भाजपा में वापसी हुई तो बहुत लंबा समय उनको बिना मंत्री बने बाहर इंतजार करना पड़ा। तो ये मुझे लग रहा है कि जो उसी की परिणति है जो आपकी निषाद जी भी कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति के कभी आदी नहीं रही है। और जी ठीक है सर, आलोक जी लौट रही। हरिंद्र विक्रम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिंद्र विक्रम जी, पिक्चर साफ है कि निषाद जी न जा रहे हैं न रहने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यही हैं और आपके बैठकर आप ही के दल में आपके नाक में दम करेंगे। कह रहे हैं प्रवीण चुनाव इसलिए हारे क्योंकि बीजेपी के सिंबल को लोगों ने वोट नहीं किए। 2 सीटों पर वो ये बात रख चुके हैं कि निषाद पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ एनडीए की कोई बैठक ही नहीं हुई है सर। तो ख्याली पुलाव तो बना रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि उनकी इच्छाएं क्या हैं। विक्रम जी। जी पारुल जी नमस्कार। नमस्ते। क्या होता है पारुल जी कि प्रमुख रूप से राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं जो देश के हित में कार्य करती हैं और इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है जिस पर यह कार्य करती हैं, संगठन होता है। लेकिन साथ में नकारा नहीं जाता कि क्षेत्रीय दल भी होते हैं, कुछ पार्टियां बन जाती हैं। इनका अपना बहुत बड़ा वजूद तो नहीं होता, लेकिन यह खेल बनाने बिगाड़ने में समर्थ है, प्रासंगिक काम करती हैं। इसलिए बड़ी पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को इनको साथ में लेकर चलना पड़ता है। अब दूसरी तरफ आप देखें कि यह जो छोटे छोटे दल या पार्टियां होती हैं,
यह बगैर सत्ता की नहीं रह सकती, क्योंकि संघर्ष इन्हें करना आता नहीं। यह तो सिर्फ बड़ी पार्टियों के साथ लग के अपने वल्लू सीधे करती हैं। तो कोई दो राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सबको बराबर सम्मान दिया और इनके बेटे को भी टिकट दिया। हरेंद्र जी, वापस आपकी वो दूसरी जो लाइन है उसी पर आ रही हूँ और ये पूछना चाह रही हूँ कि ये बात तो मेरा जवाब अभी आप नहीं दिए हैं, लेकिन काउंटर ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो पार्टियां हैं जो सत्ता के साथ ही रहकर सरवाइव करना जानती हैं, तो निषाद जी जो कहते हैं कि वो अपने जिस जात से वो बिलोंग करते हैं, जिस जात का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर ये सब उनकी बातें हवा हवाई हैं? देखिए, अब यही तो बात आती, प्रमुख बात तो यही आती ना कि देश पहले देश होना चाहिए। आप लोग जातियों के आधार पर पार्टियां बनाएंगे और फिर देश के अंदर जातीयता के आधार पर बंटवारा करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो फिर देश का हित नहीं हो सकता। इन लोगों को जाति के आधार पर पार्टी बनाए निषाद राजभर, वो है आपके साथ। वही तो हमने क्या कहा, जे लोग पासंगे का काम करते हैं, यदि अच्छा नहीं होगा तो खराब करने में लग जाएंगे, और वही आज हो रहा है। चाहे पार्टी हो, तो आपका अच्छा भारतीय जनता पार्टी उनसे छोड़ के बाकी सब जातीयता की राजनीति बढ़ावा देने वाली है। इसलिए देश का जो मोदी जी सपना देख रहे हैं 2047 तक नहीं अच्छा हो, क्योंकि क्या है, गठबंधन में है, तो गठबंधन में सभी दल, जिसके साथ जो दल है, बड़ा दिल है आपका, वो कह रहे हैं प्रवीण हारे गठबंधन के साथ ईमानदारी से काम करेंगे, वो कर रहे हैं। प्रवीण हारे बीजेपी के चुनाव चिन्ह की वजह से, बड़ा दिल है आपका, आप कह रहे हैं आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। हाँ विक्रम जी, नहीं, देखिए ऐसा, प्रवीण बीजेपी चुनाव चिन्ह की वजह से नहीं आ रहे। प्रवीण जी का उस समय जो है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, जिसने आरक्षण की बात को बढ़ावा दिया, हवा बढ़ाई, जो बात थी नहीं उस बात को जबरदस्ती निषाद जी कह रहे हैं। और निषाद जी, जनता, सुपर पॉइंट ये है लेकिन जनता समझ चुकी कि क्या उन्हें सीटों को लेकर कोई आश्वासन मिला है, जितना दम भर रहे हैं वो? क्योंकि हमारे हिसाब से तो अभी एनडीए की बैठक नहीं हुई उपचुनाव को लेकर। विक्रम जी, बैठक में तय होगा कौन कैंडिडेट होगा, कौन पार्टी को क्या सीट मिलेगी, लेकिन सभी गठबंधन के दल जितने हैं वो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी पहले से बेहतर पोजीशन में सीटें जीत के आएगी। अरे कैसे जीतेगी, वही तो दिक्कत है ना सर। आप बोल देंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। यहाँ निषाद अलग बातें रख रहे हैं, वो साफ तौर पर आपको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर अब ऐसा लग रहा है कि जो 2 सीटों को लेकर उन्होंने प्रभारी उतार दिए तमाम सीटों पर, 2 सीटों को लेकर वो कह रहे हैं हमारे चुनाव चिन्ह से हम चुनाव लड़वाएंगे, और फिर आप कह रहे हैं कि हम बेहतरीन जीत के साथ आगे आएंगे। कैसे? 10 सीटों पर प्रभारी निषाद जी ने उतार दिए हैं, कैसे विक्रम जी? चलिए, लगता है अभी आवाज नहीं मिल रही है, वापस आ रही हूँ। अशोक जी, गहमा गहमी दलों में है, उपचुनाव आया, पर्दा उठाया, और वो भी उन लोगों से जो आपके सहयोगी तो हैं, लेकिन वो सहयोगी सिद्ध नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी भी पार्टी का अस्तित्व बचाना है। फिर चाहे वो कांग्रेस की बात करूं, निषाद पार्टी की बात करूं, और जो भी चुनावी दल हैं, जो घटक दल हैं आप लोगों के, आपके या फिर भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या माना जाए, ये अभी चुनाव इतना डेंजरस हो गया है कि सब अपना अपना सोच रहे हैं और सहयोगियों का नहीं सोच रहे हैं? जी अशोक जी, देखिए ये चुनाव जो होने जा रहा है बहुत ही अच्छा चुनाव होने जा रहा है। हाँ। इसमें जनता जागरूक है और जनता सभी चीज समझती है। जनता मुद्दों पर वोट देने जा रही है, मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है, सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 24 का चुनाव है उससे परिणाम आए, उससे भारतीय जनता पार्टी को समझ आ गया जनता उसके साथ नहीं है, और इसीलिए जो है उसके विधायक, उसके मंत्रियों ने भी मोर्चा खोल दिया और अपने अपने बयान दिए। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं। सच्चाई यह है कि घटक दल भी जो है मौका देख रहे हैं कि इस समय कमजोर है भाजपा, इसमें भाजपा की सांसें चलनी मुश्किल हो रही हैं। ऐसे हालात में वो भी अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं भाजपा के साथ। कांग्रेस को सांसें देंगे, ऑक्सीजन मास्क देंगे? हमारी बात ही अलग है, हमारी बात ही अलग है। कांग्रेस पार्टी इस समय हमारी नीतियों पर चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया पीडीए का, जो उन्होंने सामाजिक न्याय की बात करी, सामाजिक न्याय के लिए हमारी पार्टी खड़ी हुई है। आज सामाजिक न्याय को अपना रहे हैं राहुल गांधी अखिलेश यादव जी की बातों को मान रहे हैं।
राहुल गांधी जी हमारे कहने में चल रहे हैं। इस समय हमारी बात ही अलग है। नेतृत्व जो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी निश्चल भाव से हमारा साथ दे रही है। आज बाकी राज्यों में साथ मांग रहे हैं, में देखा जाएगा, बाकी राज्यों में साथ मांग रहे हैं, उसमें जो होगा सामने आ जाएगा, प्रेस के सामने आ जाएगा। बिल्कुल फेयर है। हम अपनी बात रख रहे हैं, जो रिजल्ट आएगा वो प्रेस के सामने होगा। नंबर्स को लेकर अभी आपकी पार्टी में भी बात नहीं हुई है कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि प्रभारियों की नियुक्तियां तो कांग्रेस से भी कर दी है, वो भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी चाहेंगे वैसा ही होगा और कांग्रेस को भी मान्य होगा। ये मैं अधिकृत प्रवक्ता के रूप में स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर बोल रहा हूं। वेरी नाइस। आइए, कांग्रेस से हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र सर, स्थिति स्पष्ट है, जो अखिलेश चाहें वही होगा, जो अखिलेश कहें वही करना पड़ेगा। अब आप प्रभारी नियुक्त कर लीजिए, नाम बता दीजिए, या फिर जो भी कह लीजिए। वो कह रहे हैं बाहर आपके सानिध्य में वो हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ तो चलेगी अखिलेश बाबू की। राजेंद्र जी। पारुल जी, अब मैं अशोक जी की बात पे क्या कहूं, है ना। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वो पार्टी के सभी कार्यकर्ता या विधायक या एमपी या जो भी नेतागण है सबको मान्य होगा। और आदरणीय राहुल गांधी जी आज देश के ही अंदर नहीं, आज पूरी दुनिया के अंदर चर्चित हैं। पूरी दुनिया उनका लोहा मान रही है और उन्होंने जिस तरीके से लोकतंत्र और संविधान के लिए आवाज उठाई, आज उसका इफेक्ट पूरे देश में है और पूरा देश मान रहा है कि राहुल जी एक परिपक्व नेता हैं और भविष्य के इस देश के होने वाले प्रधानमंत्री हैं। और इस देश को अगर कोई चला सकता है सही तरीके से हर स्थिति पे तो वो राहुल गांधी जी है। अब बात रह गई, देखिए नहीं, बात रह गई है वो जो है, यहाँ आप पकड़े गए राजेंद्र जी, यहाँ पकड़े गए। अशोक जी, राजेंद्र जी कह रहे हैं हाल ही में उनके बर्थडे पर जो पोस्टर्स लगे थे अखिलेश जी के भावी प्रधानमंत्री, यहाँ तो भावी प्रधानमंत्री कांग्रेस राहुल जी को बता रही है। इधर आपके यहाँ कहानी अलग ही चल रही है। मुझे लगता है कि दोनों ही दल इस वक्त इज इक्वल टू पोजीशन में कि आप ही को आपकी दल परेशान करने पर तुले हुए। पारुल जी देखिए, हम लोग केवल दो हैं, है ना। हम लोग केवल दो हैं इनकी में। वो सोचे जिसके पास 36 दल का सहयोग लेके जो बैठे हुए, जो 36 दलों के साथ बैठ के जो है क्या कहे सरकार चला रहे हैं, उनके ऊपर कितना दबाव है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव। क्योंकि जो स्थिति उनकी बनी हुई है उत्तर प्रदेश का आज पूरे देश में, अच्छा, तो वो दबाव की स्थिति में राजेंद्र जी कि आप यूपी में दो हैं लेकिन बाकी जगहों पर नंबर्स आप ही के गठबंधन दलों के कुछ उसी के आसपास मिलते हैं। देखिए हमारा ठीक है, हमारा पारुल जी हमारा स्पष्ट है, समझे। हम तो निपटा ही लेंगे, लेकिन जो 36 दल है, अब ये आज डॉक्टर निषाद जी निकल के आए हैं, कल अनुप्रिया पटेल जी निकल के आएंगी, परसों जयंत चौधरी जी निकल के आएंगे। आप ही की बातों पर अशोक जी से जब बात कर लूं, क्योंकि भावी प्रधानमंत्री लिखा गया था कुछ दिन पहले अखिलेश जी को, और यहाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री दो बनाएंगे क्या अगर इंडिया दल जीत भी गया तो? कैसे जी पारुल जी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? फिर तो इस पर वोटिंग होनी चाहिए। जी पारुल जी, प्रधानमंत्री पद का कोई सवाल ही नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आपसी सहमति से सब तय हो जाएगा। जहां तक आदरणीय राहुल जी की बात है, कांग्रेस के लोग कहेंगे, उनका फर्ज बनता है, उनका अधिकार बनता है, वो बोलेंगे प्रधानमंत्री राहुल जी को, हम बोलेंगे प्रधानमंत्री अखिलेश जी को। हम इसको बोलते हैं सुपर प्लेयर। अशोक जी आप सुपर प्लेयर की तरह रिएक्ट कर रहे हैं और बेहतरीन बात है करना। हम जरूर चाहेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। उनकी छवि पूरे देश में है भी, आगे और बढ़ रही है। पीडीए के वो नेता है, एक तरह से पीडीए उन्होंने नारा दिया है और उस पीडीए को राहुल जी अपना रहे हैं। दोनों की अच्छी दोस्ती है,
अच्छा संबंध है, अच्छा भाईचारा है, दोनों एक है, एक ईश्वर से बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं। भाजपा के नाक में दम हो रहा है। आज राहुल जी अखिलेश जी मिलकर काम कर रहे हैं, भाजपा की नाक में दम कर रखा है जी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि ये जो बातें आप कर रहे हैं उस पर मैं आलोक जी और विक्रम जी की भी रिएक्शन लूं और ये देश दुनिया तक जाए आपकी बातें, जो भी आपके राजनीतिक बाकी जो नुमाइंदे हैं वो भी सुने, आपके सहयोगी सुने। आलोक जी, अभी बेहतरीन तरीके से अशोक जी ने बिल्कुल दबंगाई से कहा कि यहाँ तो वही चलेगा जो अखिलेश जी चाहेंगे। जहाँ पीएम पद की बात आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो सब सहमति से होता है, जहां दाल गले वहां गलाइए और उसके बाद कहिए कि जो मुमकिन है, मतलब या यूपी में हम बड़ा भाई है तो बड़ा भाई है, बाकी जगह पर हम सामंजस्य बिठा लेंगे। ऐसी स्थिति दिख रही है कांग्रेस में, लेकिन इसके उलट बीजेपी में दिख रही है, क्योंकि निषाद जी बिल्कुल दबदबे के साथ अपना रुतबा दिखा रहे हैं। आलोक जी देखिए फारूक जी, अशोक जी की जो बात है, देखिए यूपी में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसके बाद समाजवादी पार्टी को ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है कि उनको लग रहा है कि यूपी में अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो समाजवादी पार्टी ही नंबर 1 की पार्टी है, और ये परिणाम ने बताया। और लेकिन जब कांग्रेस के जो प्रवक्ता है राजेंद्र जी, अगर वो उन्होंने जो कहा कि प्रधानमंत्री की बात आएगी तो ये बात है कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देख लीजिए और बड़ी संख्या में देख लीजिए तो वहां कांग्रेस है और दोनों पार्टी के नेता है, उनको वो कहने का अधिकार है, कहने का उनका हक है कि हमारी पार्टी का मुखिया ही प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आप देखिए यूपी की बात करेंगे तो बात अलग है, लेकिन यूपी से जब हम बाहर निकलेंगे तो हमारी सबकी राहें अलग अलग हो जाती हैं। तो ये एक बड़ा सवाल होगा लोकसभा के चुनाव के बाद। अब जब यूपी का विधानसभा चुनाव अगर आएगा और उसमें होगा तो सीटों को तालमेल को लेकर, जिस तरह से उपचुनाव में लेकर के भारतीय जनता पार्टी में आपस में खींचतान चल रहा है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी उपचुनाव में, क्योंकि उपचुनाव है ये और 2027 अभी दूर है, तो क्या यहाँ पे बीजेपी निषाद जी के प्रेशर को सॉल्व नहीं करेगी या उनका प्रेशर वो झेलेगी नहीं? और यहाँ अखिलेश जी भी यही कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हें फिलहाल उपचुनाव से ज्यादा आगे आने वाले समय में जो चुनाव होंगे 27 के, उसके लिए इन दलों की आवश्यकता होगी। तो क्या यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर आप अड़े रहिए, बीजेपी अपना चुनाव आगे लड़ेगी? आपको क्या लगता है, सॉल्व होगा या फिर अड़ेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से लोकसभा के चुनाव परिणाम देखा है उसके बाद से वो अपने सहयोगियों को समझाने का प्रयास करेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटों पे उपचुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मामला देखें तो उनको जो लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली उसके बाद उनको एहसास हो गया कि हम अकेले चुनाव में भाजपा से नहीं लड़ सकते, उसके लिए हमको एक होना ही पड़ेगा। तो ये मजबूरी कह लीजिए सभी की, ये सत्ता प्राप्ति के लिए संख्या बल को बढ़ाने के लिए सबकी मजबूरी है। ये मजबूरी में आपको हर आदमी को, हर पार्टी को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। बिल्कुल देखना होगा आने वाले समय में समझौते कैसे होते हैं, क्या रणनीति अपनाएगी भारतीय जनता पार्टी। विक्रम जी एक छोटा सा जवाब दीजिएगा कि समझाइश आप लोगों की तरफ से होगी, क्योंकि माहिर है बीजेपी इस बात में कि बाकी दलों को मना लेते हैं, सीनियर आ जाएंगे, अमित जी का भी इंटरफेयर हो जाएगा, मोदी जी का भी इंटरफेयर हो जाएगा, तो ये मान लें कि मना लेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समझाने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग सब लोग गठबंधन एक साथ है और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सभी लोग अपने अपने, जैसे हमारे साथ जो भी गठबंधन है सभी लोग अपने अपने प्रभारी भी उतारेंगे, इसलिए उतारेंगे क्योंकि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और अड़ गए निषाद जी के नहीं मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के, फिर क्या करेंगे? वो तो हाथों में हथेलियों में लेने को तैयार है उनको। संभव नहीं है, इतना जा सकते हैं और जाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, इसलिए वो जाएंगे भी नहीं। और रहे उनके बेटे की बात, बीजेपी तो आश्वस्त है राजेंद्र जी की कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि इतनी मिलाई दे दिया उनको कि वो यहीं फिलहाल बैठने वाले हैं। और निषाद जी हो चाहे अन्य दल जो क्षेत्रीय दल हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के साथ रहे। पुराना एक्सपीरियंस राजभर भी है। क्या कहेंगे राजेंद्र जी? 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिएगा सर। देखिए पारुल जी, ये तो जो है मलाई बांटने का ही काम कर रहे हैं। पूरे देश की जनता त्रस्त है और पूरी देश की जनता की जो मलाई जो है वो ये अपने सहयोगी दलों को बांट के उनको मना के जबरदस्ती का जो है गठबंधन की सरकार को चलाता है। रहने तो निषाद बीजेपी के पास ही हैं, ऐसा कह सकते हैं ना राजेंद्र जी? नहीं, ये मालूम है कि ये हाशियत है और ये कहीं ना कहीं दबाव में है। ठीक है अशोक जी, सब जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स एंड ऑल। तो सब कुछ जायज है, और जायज इसलिए भी है क्योंकि अगर यहाँ बात बनी तो ठीक है, ना बात बनी तो चल देंगे। तो क्या निषाद जी आना चाहेंगे तो लेकर आएंगे? वैसे मुमकिन नहीं है जितना कॉन्फिडेंस से विक्रम जी कह रहे हैं। अशोक जी? जी
जी जी, मैं कहना चाहता हूँ इस समय भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। 10 के 10 उपचुनाव में, आने वाले 27 के चुनाव में भी बैकफुट पर हैं। इसलिए वो मानसिक विचलन वाला बयान दे रहे हैं, ध्रुवीकरण के लिए बयान दे रहे हैं, जिस बयान का कोई असर जनता पर नहीं पड़ रहा। जनता उनको हल्के में ले रही है। जनता समझ रही है कि मुद्दों से भाग रहे हैं, मुद्दों पे काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर ऐसे उनके सूरत बयान हालात कहीं में ना कहीं उनके सटीक भी तो बैठ रहे हैं। आज ही का देख लीजिए नहीं, नवाब जी। चलिए इसमें समय थोड़ा सा सच्ची मेरे बात पास यह कम है था, लेकिन मैं चाह रही थी कि इस मामले में एक जवाब और मिले कि अगर नंबर्स का खेल फिट नहीं बैठता है कांग्रेस का या निषाद जी का या कोई और दल बीजेपी के साथ चाहता हो कि वो भी उपचुनाव में जाए, तो फिर इनके फॉर्मूले क्या होंगे। खैर, ये जल्दबाजी होगी सवाल पूछना, हालांकि बहुत ज्यादा दूर भी नहीं उपचुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, 10 सीटें उपचुनाव जिन पर है, लेकिन ये उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फैजाबाद यानी अयोध्या में बीजेपी की हार और मिल्कीपुर में ही हो रहा है चुनाव, जिसमें जीतकर बीजेपी अपनी लोकसभा में जो परिस्थितियां बनी थी, जो वोट गिरा था, सीटें कम हुई थी, उसका बदला लेना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कार्यकर्ताओं में भी कि अभी भी बीजेपी यथावत उत्तर प्रदेश में है। लेकिन इतना आसान नहीं दिख रहा क्योंकि खुद तो लड़ना ही है, दूसरा जो दल साथ में लड़ रहे हैं वो भी हवा दे रहे हैं, वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें साथ लेना पड़ेगा वरना बात आने वाले समय पर ठीक नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश तो आप जानते हैं जातियों में बटा हुआ राज्य है और साथ ही अलग अलग राजनीतिक दल हैं, उनका अपना अपना अलग अलग वोट बैंक है, रुतबा है, तो सबको साथ लेकर चलना होता है राजनीतिक दलों की मजबूरियां। लेकिन आने वाले समय में ये साथ कितना वफादार होगा ये देखना दिलचस्प होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।